नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के साहित्य के बारे में। आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण साहित्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो वो भी जरूर देखना। ठीक है मित्रों, इसके अलावा एक बात बता देता हूं आपको। प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ये क्लास मिलेगी, आप इसको जरूर देखना। एग्जाम में निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलने वाला है। हमने ऑथेंटिक सोर्स लिए हैं, उसी से हमने मैटर को तैयार किया है मित्रों, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ख्यात साहित्य के बारे में। ख्यात क्या होती है? तो मित्रों, किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। ये जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का वर्णन। ठीक है, प्रमुख घटना में मित्रों उनकी सफलता, उन्होंने जो युद्ध किए हैं उनमें विजेता जो विजय हुए हैं उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कोई स्थापत्य कला के क्षेत्र में या फिर किसी और क्षेत्र में जो विशेष कार्य किए हैं उन सभी के बारे में वर्णन ख्यात के अंदर मिलता है। ठीक है मित्रों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख ख्यातों के बारे में बात कर लेते हैं। नैनसीरी ख्यात मित्रों, इसकी रचना की थी मोहनोत नैन्सी ने डिंगल भाषा के अंदर। पहले बता चुका हूं मैं, राजस्थान के साहित्यकार हमने पढ़े थे मित्रों, उसमें हमने 3 पार्ट देखे थे, डिटेल से मैंने बताया था। ठीक है, नैनसीरी ख्यात के बारे में, और इसके अलावा मोहनोत नैन्सी की मारवाड़ प्रगनारी विगत उस रचना के बारे में डिटेल से बताया था, तो आप वहां जाकर दे सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मित्रों ज्यादा टाइम नहीं लेना, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो मित्रों बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट ख्यात के बारे में देखिए, दयालदासरी ख्यात। इसकी रचना की थी दयालदास सिंधायच ने रचना की थी इसकी मित्रों। ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में मित्रों बीकानेर राज्य का इतिहास राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक के राजाओं का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। ठीक है, बीकानेर राज्य का इतिहास तथा राव बीका से लगाकर सरदार सिंह तक के राजाओं का इतिहास, राजाओं का वर्णन इसके अंदर मिलता है मित्रों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसे बीकानेर के राठौड़ी ख्यात भी कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, अगर ये भी एग्जाम में पूछे कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के रचयिता कौन थे, तो आपको बताना है दयालदास। ठीक है मित्रों, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना ये भी। इसके अंदर महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए गया में प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन भी मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है मित्रों, तो ये बात हुई दयालदासरी ख्यात के बारे में, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के बारे में। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट ख्यात के बारे में देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट ख्यात है मुंडियारी ख्यात। ठीक है, इनके लेखक के बारे में जानकारी मिलती नहीं है ज्यादा। ठीक है मित्रों, कहा जाता है कि चारण कवि ने इसकी रचना की थी, तो एक प्रकार से एक चारण साहित्य है। ठीक है मित्रों इस ग्रंथ के अंदर राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिंह से लेकर जसवंत सिंह प्रथम तक के प्रत्येक महाराजा के जन्म तथा स्वर्गवास की तिथि वर्णित है मित्रों, अंकित है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, अंकित है। तो मित्रों इसमें आपको ध्यान रखना है, राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिंह से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के तक के प्रत्येक राजा के जन्म तथा स्वर्गवास की दिनांक इसमें अंकित की हुई है मित्रों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जसवंत सिंह प्रथम के जीवन काल के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम के जीवन काल के अंदर ही लिखी गई थी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट ख्यात के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ख्यात कौन सी है, तो वो है बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात मित्रों, इसकी रचना की थी बांकीदास ने। मित्रों, जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने इनको लाख पसा पुरस्कार प्रदान किया था। लाख पसा का मतलब 1,00,000 रुपए के इनाम, ठीक है ना, लाख रुपए के इनाम, ठीक है, ये नोट कर लेना मित्रों, इंपॉर्टेंट है। बांकीदास मान सिंह के दरबारी कवि तथा उनके गुरु भी थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना मित्रों। कहीं पर भी आपको इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट जो साहित्य मिले हमें, ग्रंथ मिले हैं, रचनाएं मिली हैं, सभी को हमने लिया है। और आगे आने वाले पार्ट के अंदर भी अगर वो पीछे रहता है तो उनको अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो अन्य रचनाओं के बारे में बात करें, बांकीदास की जो अन्य रचना है उनके बारे में, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ठीक है, देश प्रेम की एक मतलब ये आप रचना है, तो आपको समझ गए होंगे, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। मान जसो मंडन, मान जसो मंडन, ये भी बांकीदासरी ख्यात है। दातार बावनी, हु कवि बत्तीसी, सूर छत्तीसी, ये सभी रचनाएं बांकीदास जी की हैं। किसकी? बांकीदास जी की, नोट कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट ख्यात के बारे में बात करते हैं, किशनगढ़ी ख्यात। तो किशनगढ़ के अंदर कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। और किशनगढ़ी ख्यात के अंदर राठौड़ वंश का इतिहास मिलता है। किस वंश का? राठौड़ वंश का। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों, भाटियोरी ख्यात। भाटियोरी ख्यात के अंदर जैसलमेर के भाटी वंश का इतिहास के अंदर मिलता है। इसके अलावा भी, ठीक है, और भी जो भाटी शासक हुए उन सभी के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। मारवाड़ी ख्यात, इसकी रचना की थी त्रिलोक चंद जोशी ने। त्रिलोक चंद जोशी ने मारवाड़ी ख्यात की रचना की थी। मित्रों, जो इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी जाती है वही हमने ली है। बहुत सारी कोचिंगों का नोट्स हो गए, उसमें ऐसे तथ्य मिलते हैं जो किसी भी एग्जाम में आज दिन तक पूछे नहीं गए और आगे पूछने की संभावना नहीं है, तो हमने वही लिए मित्रों जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात आईदान खिड़िया, इसकी रचना की थी आईदान खिड़िया ने, ठीक है। ये 2 खंडों में रचित हैं, 2 खंडों में, ठीक है मित्रों। इसके अंदर राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर मान सिंह तक के शासनकाल तक का वर्णन मिलता है। राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर मान सिंह के शासनकाल तक का वर्णन मिलता है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, जसवंत सिंह ख्यात। जसवंत सिंह ख्यात मित्रों, इसकी रचना लेखक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इतना मिलता है कि तिवरी गांव, जोधपुर के अंदर ये पड़ता है, तिवरी गांव, ठीक है। तिवरी गांव के पुरोहित द्वारा ये लिखित हैं, तिवरी गांव के पुरोहित द्वारा। नेक्स्ट देखिए, उदयबान चंपावत ख्यात, इसकी रचना की थी उदयबान चंपावत के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं उनके बारे में बात करते हैं मित्रों। इसके अलावा अपन बात करेंगे फारसी साहित्य। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे फारसी साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है, और भी संत साहित्यों के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका मित्रों, इसकी रचना की थी शिवदास गार्डन ने। किसने की थी? शिवदास गार्डन ने। और ये अचलदास खींची के आश्रित कवि थे। अचलदास खींची के आश्रित कवि थे। गद्य शैली की ये प्रथम रचना है। गद्य शैली की ये प्रथम रचना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। वर्ष 1423 में गागरोन के शासक अचलदास खींची तथा मांडू के सुल्तान रोशन शाह के मध्य हुए युद्ध में गार्डन यानी शिवदास गार्डन स्वयं मौजूद थे। इस कारण मित्रों इन्होंने अपनी आंखों देखा युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है मित्रों, और इसी के अंदर राजपूत स्त्रियों के जौहर का वर्णन भी मिलता है। राजपूत स्त्रियों के जौहर का वर्णन भी अचलदास खींचीरी वचनिका के अंदर मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए मित्रों, पद्मावत। पद्मावत इसकी रचना 1540 ईस्वी के अंदर 1540 ईस्वी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी।
किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मित्रों 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस टाइम यहां का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और इस आक्रमण का जो उद्देश्य बताया गया है, रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ठीक है, और इसी के अंदर रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट आपको यही रखना है, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों मिलान करने वाले पूछे जाते हैं, या फिर कौन सा असुमिलित है कौन सा सुमिलित है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रचना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य इसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी के द्वारा। ठीक है, नयन चंद्र सूरी ने इसकी रचना की थी। इसके अंदर चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य वंश से बताई है। ठीक है, चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य वंश से बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके अंदर रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण एवं हमीरदेव चौहान की वीरता का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, इसके अंदर रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण एवं हमीरदेव चौहान की वीरता का वर्णन भी मिलता है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर में बंदी बना दिया था। ठीक है, इसके अंदर मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर के अंदर बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो किसमें मिलता है? हमीर महाकाव्य के अंदर। तो ये बात हुई हमीर महाकाव्य की मित्रों। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे और नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रंथ है कान्हड़देव प्रबंध। कान्हड़देव प्रबंध मित्रों इसकी रचना की थी पद्मनाभ ने। किसने की थी? पद्मनाभ ने रचना की थी। ठीक है, जालौर के चौहान शासक अखेराज के ये दरबारी कवि थे। किसके? अखेराज चौहान के दरबारी कवि थे मित्रों। डिंगल भाषा के अंदर रचित है। डिंगल भाषा के अंदर कान्हड़देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया है मित्रों। कान्हड़देव का पुत्र था वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। ठीक है, तो वीरमदेव तथा फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो मित्रों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात करते हैं सूरज प्रकाश। नेक्स्ट जो ग्रंथ है सूरज प्रकाश, कवि कर्णिदान। कवि कर्णिदान ने इसकी रचना की थी। डिंगल भाषा के अंदर ये रचित है। डिंगल भाषा के अंदर, और इसके अंदर राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन किया गया है। राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। राठौड़ों की वंशावली कुश से प्रारंभ होती। कुश कौन था? भगवान राम, राम का बड़ा पुत्र। बहुत सारी बुक के अंदर छोटा पुत्र लिखा हुआ है, कुश को लव को बड़ा माना है। ठीक है मित्रों, तो ये सही है। राम का बड़ा पुत्र कुश से प्रारंभ होती है इसकी राठौड़ों की वंशावली। और इसी के अंदर सुमेल युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध 1544 के अंदर हुआ था, और धर्मत के युद्ध, ठीक है, का उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक है, गिरी सुमेल आपको पता होगा, मालदेव तथा शेर शाह सूरी। एक मिनट रो, शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। सीधा एग्जाम पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ था। और धर्मत का युद्ध मित्रों औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में, ठीक है, दारा शिको वगैरह इनके बीच में हुआ था। ठीक है, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी के अंदर, इसका उल्लेख भी मिलता है मित्रों। और इसमें यह भी मिलता है कि मुगल दरबार में श्वेत बंधुओं के प्रभाव का भी उल्लेख मिलता है। मुगल दरबार के अंदर श्वेत बंधु ये राजा बनाने वाले हैं, किंग मेकर भी कहलाता है मित्रों। अगर इतिहास ज्यादा टाइम में यहाँ पे नहीं बताऊंगा मित्रों, किंग मेकर, इनको किंग मेकर भी कहता है। इन्होंने 5 मुगल शासकों का काल देखा था और इनको शासक बनाया था। ठीक है, जहांदार साहब
फर्रुख शेर, रफी दर्जात, ठीक है, ये सब मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब भी इनके टाइम में बने थे मित्रों, ठीक है। जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट रचना है राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद, इसकी रचना की थी बिठू सुजा ने। किसने की थी? बिठू सुजा ने इसकी रचना की थी। डिंगल भाषा के अंदर रचित है मित्रों, डिंगल भाषा के अंदर। बीकानेर के शासक राव जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। कौन? बिठू सुजा, ठीक है मित्रों। इसके अंदर राबिका, लूणकरण एवं राव जयसिंह के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बीकानेर के शासक हुए थे राबिका, लूणकरण और राव जयसिंह, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है किस ग्रंथ के अंदर लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, तो आपको बताना है राव जयसिरो छंद। मित्रों इसी के अंदर राव जयसिंह के प्रमुख सैन्य बहनों की जानकारी भी मिलती है। 1534 ईस्वी के अंदर बाबर के पुत्र कामरान और राव जयसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है, और इसके अंदर राव जयसिंह की विजय का उल्लेख किया गया है मित्रों, इंपॉर्टेंट है यह भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट रचना है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना की थी पंडित जैनक, ठीक है, पंडित जैनक भट्ट ने इसकी रचना की थी। ये पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि थे, यानी पृथ्वीराज तृतीय के आश्रित कवि थे। संस्कृत भाषा के अंदर ही रचित है मित्रों, ठीक है। इसके अंदर चौहानों के वंशक्रम तथा शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रचना देखिए, नेक्स्ट है राज्यरा सोरठा। राज्यरा सोरठा, इसकी रचना की थी कृपाराम खिड़िया ने। किसने की थी? कृपाराम खिड़िया ने की थी मित्रों। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के ये आश्रित कवि थे। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के मित्रों ये आश्रित कवि थे। नेक्स्ट देखिए छत्रपति रासो। छत्रपति रासो, काशी छंगाणी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और इसके अंदर मतीरे की राड नामक युद्ध का वर्णन मिलता है। मतीरे की राड 1644 के अंदर यह युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह तथा नागौर के अमर सिंह के बीच में, ठीक है मित्रों। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बीकानेर कर्ण सिंह की विजय का उल्लेख मिलता है मित्रों, ठीक है। और यह एक प्रकार का सीमा विवाद था। नेक्स्ट देखिए नागदमन, इसकी रचना की थी सायाजी जुला ने। सायाजी जुला ने। सायाजी जुला की अन्य रचना ये भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण महादेव पार्वती वेली। रुक्मणी हरण महादेव पार्वती वेली, ये भी इनकी ही रचना है, किनकी? सायाजी जुला की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट रचना के बारे में देखिए ढोला मारूरादुआ। ढोला मारूरादुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको, बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसकी रचना की थी कवि कलोल ने। किसने की थी? कवि कलोल ने इसकी रचना की थी मित्रों। डिंगल भाषा के अंदर रचित है, डिंगल भाषा के अंदर। और ये ढोला व मारवाणी की प्रेम कहानी है। ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ को आप प्रेम प्रसंग की कहानी है। नेक्स्ट है ढोला मारूरी बात। ढोला मारूरी बात, इसकी रचना की थी खुशाल चंद्र ने। किसने? खुशाल चंद्र ने। ढोला मारूरी चौपाई, इसकी रचना की थी कुशल लाभ। कुशल लाभ ने ढोला मारूरी चौपाई। और कुशल लाभ की अन्य रचनाएं हैं पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि, माधवानल कामकंदला चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई, इन दोनों की ये भी प्रेम कहानी है, ठीक है मित्रों। तो ये तो बात हुई आज के अपने टॉपिक राजस्थान के साहित्य की, ठीक है। 2 पार्ट हमने देखे मित्रों।
अच्छे से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने पहले ही लिख के लाए, जिससे आपको कम समय के अंदर ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो इसी प्रकार अपना साथ बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। हम रीड के कंप्लीट टॉपिक करवाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।